गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के थर्ड मेथड की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस या वज्र गुणनखंड विधि, है ना। आप पढ़ रहे हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण, उसकी आज हम तीसरी विधि का इस्तेमाल करने जा रहे हैं या सीखने जा रहे हैं। उस विधि को बोलते हैं वज्र गुणनखंड विधि या इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है ना। अब इस विधि के बारे में हम आज डिटेल पे चर्चा करेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और फिर इसके बाद आलेखी विधि पढ़ते हैं। फिर इसके बाद आपको चैप्टर्स के एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो मैं आज स्टार्ट करता हूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के मेथड नंबर 3 पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, ठीक है। यह मेथड, ठीक है, वज्र गुणनखंड विधि या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर बाई चांस आपके दो समीकरण रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो तो, ठीक है ना। सबसे पहली बात आज हम ये सीखेंगे कि समीकरण कब हल कितने होंगे, हल होगा कि नहीं होगा। और आप एक चीज जानते हैं कि जो कोई भी दो चरों वाला रैखिक समीकरण होता है वो कार्तीय तल पर एक सरल रेखा को निरूपित करता है। तो चूंकि ये दो पेयर हैं अतः दो रेखाएं होंगी और ये रेखाएं आपस में किस तरीके से बिहेव करती हैं, आपस में काटेंगी या एक दूसरे के ऊपर संपाती एक के ऊपर एक हो जाएंगी, या फिर ये आपस में नहीं काटती यानी कि समांतर रहती है ना। दो रेखाओं से जुड़े हुए तीन केसेस पॉसिबल हैं आपके लिए। पहला क्या है कि या तो दो रेखाएं आपस में काट सकती इस तरीके से, है ना, सरल रेखाएं, या दो रेखाएं एक दूसरे के संपाती एकदम ऊपर हो सकती हैं, और तीसरी बात क्या हो सकती है कि दो रेखाएं परस्पर समांतर रहें, कभी ना काटें। जैसे कि आप देखते होंगे आपकी रजिस्टर का दो लाइंस, है ना, वो कभी भी आपस में नहीं काटते हैं, ठीक है ना। समांतर वाले, पैरेलल परपेंडिकुलर नहीं, इस तरह वाले नहीं, ऐसे वाले वो कभी भी नहीं काटते, ठीक है। और उनको हम यार ये कह सकते हैं रेल की पटरियां, वो भी देखिए समांतर ही चलती हैं। तो दो रेखाओं से जुड़ी तीन बातें, उन तीनों बातों में क्योंकि अब आप देख रहे हैं हमारे पास दो चरों वाले रैखिक समीकरण का एक युग्म है, तो निश्चित रूप से वो दो रेखाएं प्रदर्शित करता है और वो रेखाएं आपस में कैसे रिलेट्स होती हैं ये हम यहाँ पर सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने दो समीकरण ले रखे हैं, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा ले रखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगर बाई चांस a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, कहने का मतलब x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के बराबर नहीं है, तो ऐसी दशा में जो सॉल्यूशन होगा समीकरण को यूनिक होगा। यूनिक का मतलब वन एंड ओनली वन, केवल एक। अद्वितीय का मतलब क्या होता है ना, ना भूतो ना भविष्य, केवल एक ही जो रहे, कोई दूसरा न हो पाए, उसे हम अद्वितीय कहते हैं। तो अगर बाई चांस a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होगा तो इस दशा पे समीकरण का हल अद्वितीय होगा और जो रेखाएं निरूपित होंगी इनसे, है ना, जो रेखाएं होंगी वो आपस में प्रतिच्छेदी होंगी, ठीक है, एक दूसरे को कट करेंगी, स्ट्रेट लाइन प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और जो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, ये आपका निकाय जो है वो सुसंगत होगा, यानी हल संभव है। ये अलग बात है कि इसका यूनिक हल है, किसी में अनंत हल हो सकते हैं। तो पहला केस आपने पढ़ा कि यदि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, इस दशा पे दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदी होंगी, है ना, और जो हल होगा वो अद्वितीय होगा, ठीक है, और निकाय जो है वो आपका सुसंगत होगा, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं द्वितीय केस की। द्वितीय केस क्या है, यदि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, तो ऐसी दशा में जो समीकरण का हल होगा वो अनंत होगा, ठीक है ना। अनंत का मतलब बहुत सारे, इन्फिनाइट, ठीक है ना। x के प्रत्येक मान के लिए y का एक संगत मान आ जाएगा, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे अनंत हल है। और रेखाएं जो होंगी वो संपाती यानी एक दूसरे को कॉन्साइड कर जाएंगे, है ना। देयर इज अ मैनी सॉल्यूशन एंड लाइंस आर कॉन्साइड विद ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल संपाती हो जाएंगी, ठीक है।
और जो निकाय होगा एक बार फिर से कंसिस्टेंट यानी कि सुसंगत होगा। क्योंकि हल पॉसिबल है, ये अलग बात है कि अनंत हल हो रहे हैं, तो ये आपका सुसंगत हल रहेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद तीसरा केस बनता है कि यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तथा नॉट इक्वल टू c1/c2, तो कोई हल नहीं होगा और ऐसी रेखाएं जो होंगी वो समांतर होंगी। क्योंकि जब हल नहीं है इसका मतलब ये काटेंगी नहीं, काटेंगे नहीं, इसका मतलब क्या है, ये आपस में समांतर होंगी, चाहे जितनी दूरी तक आप इनको खींच दीजिए। और चूंकि कोई हल नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, निकाय हमारा असंगत हो गया, कोई भी हल इसका पॉसिबल नहीं है, तो निकाय जो होगा हमारा वो असंगत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ 3 केसेस आप पढ़ रहे हैं, तीनों इससे जुड़े हुए। अब हम इनका एक एग्जांपल लेना चाहेंगे। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं आप इस तरीके से कि 3x + 2y बराबर है ना, या माइनस लिख दिए 13 = 0 और 2x + 3y है ना -12 = 0। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि a1/a2 जो है ना, वो x के गुणांकों का अनुपात 3/2 है। b1/b2 की बात करें तो y के गुणांकों का अनुपात 2/3 है। और c1/c2 की अगर बात करोगे तो इनके गुणांकों का अनुपात 13/12 है ना। और आप देख रहे हो ये दोनों जो हैं कैसे हैं, आपस में इक्वल नहीं है, चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है ना। तो इस दशा पे जो हल होगा वो कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा, है ना। तो हल कैसा होगा, अद्वितीय, ठीक है ना। इसका जो हल आया वो कैसा आया, अद्वितीय हल, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन है। और अगर इसका हम ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे तो ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर जाएंगे, है ना। ग्राफ के बारे में हम सीखेंगे, ग्राफी विधि भी आलेखी विधि हमारी बची हुई है, उसमें हम ग्राफ बताएंगे। लेकिन यहाँ पर आप ये सीख रहे हैं कि इसके कितने हल होंगे, अद्वितीय हल है या कोई हल है या नहीं है। मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि ऐसे लिखा हुआ है 2x + 3y -6 = 0 और 4x + 6y -12 = 0। तो अब आप देख रहे हैं a1/a2 2/4 है यानी 1/2 है, b1/b2 भी 3/6 यानी 1/2 है, c1/c2 आपका 6/12 यानी 1/2 है। तो इस दशा पे जो हल होगा वो अनंत हल हो जाएगा और रेखाएं आपकी संपाती हो जाएंगी, यानी कि a1/a2 = b1/b2 है, = c1/c2 भी है, = 1/2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा हल जो है वो अनंत हल होंगे और रेखाएं जो होंगी वो आपस में संपाती कर जाएंगी। इसके बाद एक केस और हमारा बचता है, तीसरे केस की अगर हम बात करें यहाँ पर, है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे सपोज करिए लिखा हुआ है 6x + 5y -15 = 0 और फिर लिखा हुआ है 12x + 10y -20 = 0, है ना। तो यहाँ पे आओगे तो a1/a2 यानी कि 6/12 1/2 हो जाएगा। b1/b2 की बात करिए तो 5/10 y के गुणांकों का अनुपात, ये भी 1/2 है। लेकिन c1/c2 की बात करेंगे तो 15/20 बराबर आ गया 3/4। तो ये आपस में बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, चूंकि a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। अतः क्या होगा, कोई हल नहीं, है ना, कोई हल नहीं। अगर रेखाओं की बात करें तो रेखाएं जो होंगी हमारी वो, है ना, कैसी हो जाएंगी, समांतर रेखाएं हो जाएंगी। क्योंकि कोई भी हल नहीं निकला तो रेखाएं हमारी समांतर रेखाएं हो जाएंगी। इस तरीके से ये बात होती हुई, है ना। अब हम इससे जुड़ी हुई आगे की बात करेंगे, वज्रगुणन का पूरा मेथड कैसे होता है और किस तरीके से आप समीकरण को हल करेंगे, ना। ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम आगे चलेंगे। अब इसके बाद आगे की डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा, अगर समीकरण आपकी ये है a1/a2 = b1/b2 और समीकरण दिए हैं a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो होता है वो कैसे लगता है, कैसे क्या करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो अगर आप बज्रगुणनखंड विधि के द्वारा समीकरण को हल कर रहे होंगे तो इस दशा पे दोनों समीकरणों को मानक रूप, इस रूप में लिखना अनिवार्य है। अगर इस रूप में नहीं लिखेंगे तो आपका सवाल हल नहीं होगा, आंसर सटीक
नहीं निकलेंगे, ठीक है ना। तो पहले इस रूप में लिखेंगे और पूरा प्रोफार्मा जो चलेगा इस तरह चलेगा, फिर x लिखते हैं, फिर y लिखते हैं, फिर 1 लिखते हैं ना। और x के नीचे जो गुणांक आते हैं y और अचर पद होता है, यानी कि b1 अपान b2 और c1 अपान c2। यहाँ पे y के साथ आएगा c1 अपान c2, a1 अपान a2। फिर इसके बाद 1 के साथ आ जाएगा c1 अपान c2, सॉरी a1 अपान a2, b1 अपान b2, a1 अपान a2 और b1 b2 है ना, ये आ जाएंगे, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसीलिए बोला क्यों इसमें ऐसे से क्रॉस होता है। तो फिर अगली लाइन जब आओगे तो x के साथ ऐसे एक बार गुणा होगा और फिर ऐसे होगा, यानी कि b1 c2 माइनस b2 c1 हो जाएगा। ये बीच में माइनस आता जब नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है। और ये आ गया आपका c1 a2 माइनस a1, या c2 a1 लिख सकते हो, c2 a1। इसके बाद अगर आइए 1 के साथ तो a1 b2 माइनस a2 b1 हो गया। अब एक बार इसको ले लेंगे, एक बार इसको ले लेंगे, तो हमारा x और y का मान आ जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि या x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है ना। तो ये इधर चला जाएगा तो x का मान हमारा निकल आया, ठीक है, कि b1 c2 माइनस b2 c1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। इसी प्रकार अगर हम y निकालेंगे, ठीक है ना, अगर हम y की बात कर लें तो इसी प्रकार, ठीक है ना, y की अगर बात करोगे तो सीधी सी बात है कि ये ले लेंगे, ठीक है ना। तो y अपान c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। या y की बात करिए तो ये उधर चला जाएगा, है ना, ऊपर। तो c1 a2 माइनस c2 a1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1, ये आपका y का मान निकल आया। इसको बकअप रूल भी कहते हैं। बकअप रूल समझिएगा कैसे होता है ना, बकअप BCCAAB। तो ये x के साथ आते हैं, ये y के साथ आता है, ये 1 के साथ आता है। बकअप रूल x के साथ b और c को थोड़ा सा पहचानिए। b क्या है, y के गुणांक, और c क्या है, अचर पद, ठीक है ना। यानी x के साथ बकअप लिख लीजिए पहले, फिर x y 1 लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा कि x के साथ b और c रहेंगे। b और c का मतलब b1 b2 c1 c2, यानी कि y का गुणांक और अचर पद, फिर y लेंगे तो y पे c और a आएगा, तो यानी कि अचर पद और x के गुणांक, फिर 1 ले लेंगे तो 1 के साथ a और b आ जाएगा। ये बीजगणित विधि का आपको एक मतलब एक तरीका, क्या पूरा हमने प्रोफार्मा बताया कैसे आपको करना है ना। एल्गोरिथम हो गया आपका कि इस तरीके से आपको चलना है। अब एक हम क्वेश्चन ले लेंगे तो इसको सॉल्व करके भी दिखाते हैं किस तरीके से आप करते हैं इसको, ठीक है। मान लीजिए लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, 3x प्लस 2y इक्वल टू 13। तो सबसे पहली बात क्या होगी, दोनों समीकरणों को हमें मानक रूप में लिखना होगा। ये आपके मानक रूप में नहीं लिखे हैं, है ना। तो 12 को इधर ले आइए, 3 को इधर ले आइए। तो कहने का मतलब ये वाला समीकरण बन जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0, और ये वाला बन जाएगा 3x, है ना, प्लस 2y माइनस 13 बराबर 0। तो सबसे पहले तो आपसे पूछेगा कि हल संभव है कि नहीं है। अगर हल संभव नहीं है तो आपको लिख देना है कि हल संभव है कि नहीं है। अभी हमने पीछे पूरी प्रोसेस बता दी है। यहाँ पे a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है। a1 अपान a2 की बात करें तो 2/3 है, b1 अपान b2 जो है 3/2 है, यानी कि ये आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अद्वितीय हल संभव है। तो सबसे पहले यहाँ लिख दिया, चूंकि a1 अपान a2, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, अतः अद्वितीय हल होगा, है ना, अद्वितीय हल है, ठीक है ना। अब अद्वितीय हल है तो इसको निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए हमने बताया x लिखते हैं, फिर y लिखते हैं और फिर 1 लिखते हैं, है ना। x के नीचे क्या बताया, बकअप के अकॉर्डिंग आओगे तो b1 b2 c1 c2, ये a1 है, ये b1 है, ये
C1 है, ये A2 B2 C2। तो B1 B2 C1 C2 केवल गुणांक लिखे जाते हैं, y नहीं आएगा साथ में। तो 3 2 और माइनस का 12 माइनस का 13 आ गया। फिर इसमें आओगे तो माइनस का 12 माइनस का 13 है ना, और यहां से आ गया 2 और 3। इसके बाद इसमें आओगे तो 2 3 3 2 आ गया। ठीक है, अब इसका आप तिरिया गुणा कराओगे ऐसे तो 13 3 39 हो गया हमारा माइनस का, 12 दूनी 24 हो गया प्लस का। इसमें जब आओगे तो 12 3 36 हो जाएगा आपका माइनस का, और 13 दूनी 26 हो गया माइनस माइनस प्लस का, क्योंकि इस तरीके से आप इसको क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है ना, ये पहले फिर ये बाद में। अब इधर आओगे तो 2 दूनी 4 और 3 तिका 9, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करिए तो x बटे 39 में 24 जाएगा 15 आ जाएगा, यहाँ y बटे माइनस का 10 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का 1 बटे 5 हो गया। चाहो तो 5 का सब में भाग करा दो तीनों में, माइनस के 5 का है ना, हो रहा है तो x बटे 3 y बटे 2 बराबर 1 आ गया। इसलिए x बटे 3 बराबर 1, तो x का मान आ गया तुम्हारा 3, और y बटे 2 बराबर 1, तो y का मान आ गया 2। यही हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से इस बीच से सवाल को हल किया जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल देना चाहेंगे, एग्जाम्पल ले लें इनको। ये 4 क्वेश्चन आपके लिए मैंने लिख रखे हैं। ठीक है, और इनको आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से लगाना है, सॉल्व करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ बताएं और मैं उस प्रॉब्लम को दूर करूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पर x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। सेकेंड मैंने दे रखा है आपको 3x प्लस 2y इक्वल टू 10, 2x माइनस y इक्वल टू 2। तीसरा है 2x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, 3x माइनस 4 2x है सॉरी 2x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, और दूसरा है 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके बाद चौथा आपका क्वेश्चन है 4x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल 0, 5x है, और 4x प्लस 9y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके 4 सवाल मैंने दे रखे हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इनको करके आइए इनको हमें दिखाइएगा। ठीक है, इतना करना है आपके लिए, दैट्स ऑल।